बेस थ्योरम का ये समझ लो कि एक क्वेश्चन पेपर में होता ही होता है हर साल, फिक्स्ड है। अब बेस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले जो टर्म समझ में आनी चाहिए वो है पार्टीशन। तो पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस एस है, ठीक है। और इवेंट्स हैं हमारे पास, मान लो इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड E1, E2, ठीक है, E3, इस तरह से E4, E5, E6, ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। और लास्ट में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ EN। ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है आपस में, दैट इज क्या होगा? 5 5। 5 कुछ भी कॉमन नहीं है इन इवेंट्स में। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2 so on up to En of a sample space S represents partition of the sample space, मतलब वही S, if फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, EI इंटरसेक्शन EJ, मतलब कोई भी दो का, E1 E2 का लो, E1 E6 का लो, E6 E4 का लो, उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। IJ की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 से लेकर के N तक, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इनका जो यूनियन है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन सब का जो यूनियन मिला के है, जितने भी इसमें इवेंट्स हैं, इन सब का यूनियन मिला के सैंपल स्पेस एस होना चाहिए। ये इवेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एन हमने लिख दिया कि कितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स। कंडीशन ये है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी जो है हर एक इवेंट की, वो ग्रेटर देन 0 देंगे फॉर ऑल I वेरीज फ्रॉम 1 to N। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसमें तुम्हें समझनी है। इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, यूनियन सैंपल स्पेस होना चाहिए, और EI की प्रोबेबिलिटी जो है हर एक EI की ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है ना। ये जो है इवेंट्स जो है ये नॉन एम्प्टी है, इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारी पार्टीशन है सैंपल स्पेस की। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो हम एक डाइस थ्रो करते हैं। एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस में जो है
1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें E1 ले लूं, इवेंट E1 मैंने ले लिया, गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। E2 मैंने ले लिया, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ले लिया मान लो। E3 इवेंट मैंने ले लिया, गेटिंग 1,5, ठीक है। तो अब ये E1 E2 E3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, ये तो गलत हो गया, गेटिंग ऑड नंबर नहीं, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ले लिया पहले हमने, इसमें 3 और 6 आ गया, इसमें ले लिया गेटिंग 1,5 1 5 और बाकी क्या रह गया, 2 4 रह गया ना, इसको ले लो गेटिंग 2,4, ठीक है। तो ये बताओ इनका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे E1 E2 E3? क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए हो क्या? मैम तलाश आर यू देयर? यस मैम। तो बोलो ना, E2 में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 3 और 6। 3 और 6। और E3 में 1 and 5। 1 and 5। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो मैम। यस मैम। और इनका यूनियन सैंपल स्पेस है? हाँ। यस मैम। है, ठीक है ना। और सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। ये जो 3 इवेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। कौन सा सैंपल स्पेस? ऑब्टेन्ड व्हेन वी रोल अ डाई, ठीक है। समझ आ गया क्या मतलब है इसका? पार्टीशनिंग का मतलब समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, मान लो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास कार्ड्स हैं, कितने कार्ड्स होते हैं? 52। 52 कार्ड्स। और 52 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं? कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? 4। 4। फर्स्ट टाइप बताओ। पेड। स्पेड, क्लब। क्लब, डायमंड हार्ट। डायमंड, हार्ट, ठीक है। सिद्धार्थ तुम्हें पता है? सिद्धार्थ ये नाम पता है? लास्ट के 2 पता थे, स्टार्टिंग के नहीं पता थे। पेड़ का मतलब होता है वो जो होता है ना, हुक्म, हाँ, वो मेरे को नाम नहीं पता था, बस ऐसे पता ठीक है। है ना। मैं बता रही हूँ, अब याद कैसे रखोगे ना। पेड़ का मतलब क्या होता है? हुक्म। कौन से कलर का होता है ये हुक्म? ये ब्लैक। ब्लैक होता है, ठीक है ना। और क्लब जिसको हम कहते हैं चिड़ी, ये कौन से कलर का होता है? ये भी ब्लैक। क्लब, अच्छा, क्लब। हाँ, नहीं तो क्लब तो ब्लैक ही तो होता है। क्लब ब्लैक, हाँ ठीक है। और डायमंड रेड। रेड। डायमंड कौन क्या होता है? ईंटा, हाँ। है ना, जो ईंट शेप का होता है। तो ये होता है रेड। और हार्ट, रेड। हार्ट तो सबको ही पता है, ठीक है, रेड। समझ में आया? तो अब हाँ। मान लो तुम्हारा E1 इवेंट है गेटिंग स्पेड, E2 इवेंट है गेटिंग क्लब, E3 इवेंट है गेटिंग डायमंड। ये कितने कितने होते हैं चारों टाइप के कार्ड्स? 13 13। 13 13, ठीक है। गेटिंग हार्ट 13 ईच होते हैं, तभी 52 बनता है। हम्म तो ये E1 E2 E3 E4 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? इनमें कुछ कॉमन पॉसिबल है? नहीं, हाँ, नहीं 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 है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। और इनका यूनियन 52 हो जाएगा। हाँ। सबको मिला देंगे तो पूरी ताश बन जाएगी, ठीक है ना।
हाँ तो ये जो है पार्टीशन रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस का। ठीक है, तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं इसको भी याद कर लेना, दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे ही तुम ले सकते हो E1 मान लो मैंने ले लिया गेटिंग ब्लैक कार्ड, E2 मैंने ले लिया गेटिंग रेड कार्ड, तो वो भी पार्टीशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम्म तो इस तरह से सेम उस पे सेम चीज को लेकर के हम अलग अलग पार्टीशंस डिफाइन कर सकते हैं ऑफ अ सैंपल स्पेस। जैसे ये हमारा डाइस वाला है, तो E1 में ले लूं गेटिंग इवन नंबर, E2 ले लूं गेटिंग ऑड नंबर, तो वो भी पार्टीशन रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, यस मैम। समझ आ गई बात पार्टीशनिंग की। हम्म अब इसमें थ्योरम आती है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सॉरी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पेपर के हिसाब से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, अब तक तो यही हुआ है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास ये E1 ऐसे E2 ऐसे E3 इस तरह से इवेंट्स हैं, यहाँ पे कोई इवेंट है, यहाँ पे एक इवेंट है, ये, और हमारे पास एक इन ये पार्टीशन हमें दे रखा है ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये ऐसे, इसको भी ऐसे, कुछ बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ये मान लो कुछ हो गया, E10 आ गया, कोई भी है ये। अब ये यहाँ पे ये सारे इवेंट जो हैं हमारे पास, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, इनका यूनियन जो है सैंपल स्पेस है, और ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। E1 E2 En रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक और इवेंट है A, एक इवेंट क्या है, ए A इवेंट है अदर देन E1 E2 En। ये इवेंट क्या है जो मैंने इलिप्टिकल बनाया है, तो ये मेरे पास है एक इवेंट A। तो लेट E1 E2 so on En represents partition of the sample of the sample space S, and let A be some other event associated with S। ठीक है, तो E1 E2 En जो है ये हमारा पार्टीशन है सैंपल स्पेस S का, मतलब S जो है वो हमारे पास है E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन यूनियन En, ये हमारे पास S है। और A कोई और इवेंट है S का ही। ठीक है, जैसे ये मैंने E1 E2 E3 लिया था, और A मैं यहाँ पे ले लूं गेटिंग एन इवन नंबर, मान लो ये मैं ले लूं A इज गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये मैंने ले लिया। तो इस तरह से A हमारा कोई और इवेंट है, कुछ भी। तो इस केस में हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A will be equal to probability of A under the condition E1 has happened, conditional probability of A,
into probability of E1 plus probability of A under the condition E2 has happened into probability of E2 plus so on plus probability of A oblique En into probability of En कि जो A की probability है वो इन सबके सम की probabilities के इक्वल होगी। तो ये हम ऐसे भी दिखते हैं समेशन probability of A oblique EI into probability of EI, I varies from 1 to n। तो ये सिंबल अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जो मैंने ऊपर लिखा है वो तुम्हें पहले समझ आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या कहा मैंने? yes ठीक है सिद्धार्थ, समझ में आ गया ये? नहीं मैम, एक और बार समझाना थोड़ा सा। ये नहीं, जो चीज नहीं समझ में आई वो पिन पॉइंट करो। प्रोबेबिलिटी वाला, ए प्रोबेबिलिटी, ये जो है आपने ये तो रिजल्ट है, ये तो थ्योरम है। इक्वेशन से आपने अच्छा बनाया। ये थ्योरम है, इसका और प्रूफ मैं तुम्हें करा सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बट ये थ्योरम है जो तुम्हें याद करनी है। ऊपर ये जो आपने फिगर में जो ए बनाया था ना, ये सर्कल कर रहा था, वो वाला एक बार मेरे को समझा देते ये जो दोबारा। है कोई और इवेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि E1 था यहाँ पर 2,4, E2 था 3,6, E3 है 1,5 और A मैं ले लूं गेटिंग एन इवन नंबर। कोई और इवेंट अदर देन दीज थ्री जो कि पार्टीशन कर रहे हैं सैंपल स्पेस को, उनको हटा के कोई और इवेंट ए, जैसे यहाँ पर E1 गेटिंग स्पेड है, E2 गेटिंग क्लब है, E3 डायमंड है, E4 हार्ट है, और यहाँ पर मैं ए इवेंट ले लूं गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड समझते हो कौन कौन से होते हैं? हाँ, हम्म यस मैम। फेस कार्ड मतलब जो किंग क्वीन और वो दूसरा जैक है ना, जैक किंग क्वीन, तो 12 कार्ड्स हो जाते हैं ना, 4 ईच वाले, तो वो हो जाता है फेस कार्ड। तो ए मैंने ऐसे ले लिया, तो ए कोई और इवेंट है अदर देन उनके जो कि पार्टीशन कर रहे हैं इन द गिवन क्वेश्चन। मैम। तो वो हाँ मैम अगर E1 से लेके En तक हम कोई भी रैंडम इवेंट उठाते हैं, हम्म E1 से लेके En तक कोई भी रैंडम इवेंट उठाएंगे E1 से लेके En तक, हाँ तो वो उसका इंटरसेक्शन A के साथ पाई होगा। नहीं समझ नहीं आया मुझे। जैसे ए का इंटरसेक्शन E1 के साथ, ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ, ये कह रहे हो? हाँ मतलब किसी भी इवेंट के साथ E1 से लेके En के बीच में कोई भी एक इवेंट ले हम। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन E1 फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने तो यहाँ पर फाई नहीं दिखाया, मैंने तो सबके साथ इंटरसेक्ट करते हुए दिखाया है ना। तो ये हो सकता है कि ए का इंटरसेक्शन किसी के साथ फाई हो और किसी के साथ ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस केस में मैंने ए ये ले लिया, तो ए का इंटरसेक्शन इवन नंबर है, तो इवन के साथ तो ठीक है, E2 के साथ भी आ रहा है, पर E3 के साथ 5 बनेगा तो बनेगा तो बनेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का इंटरसेक्शन किसी के साथ 5 हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही पूछ रहे हो ना? यस सर। हालांकि इनके प्रूफ्स नहीं पूछे जाते पेपर में, फिर भी अगर तुम समझना चाहो तो ये मुश्किल नहीं है। ए जो है यहाँ पर, ए जो है, ए जो है क्या है, ए जो सेट है उसमें ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं ये इसका पार्टीशन है, ठीक है, इसका पार्टीशन है। तो ये जो ए हमारा है, इसका अगर हम हर एक के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास ए सेट आ जाता है। ए जो है ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए का अगर मैं सबके साथ इंटरसेक्शन लेती जाऊंगी तो मेरे पास पूरा ए आ जाएगा ना, है ना, यस क्योंकि सर। क्योंकि इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस था। तो अगर हम ए का सबके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास सेट ए आ जाएगा। तो ए इसके साथ आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनकी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज बन जाएगा। जैसे ए इंटरसेक्शन E1 खाली इतना है, इतना पार्ट, ये ए इंटरसेक्शन E1 हुआ।
क्योंकि E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये जो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E2 ये पार्ट बना, तो ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन रहे हैं। तो क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En बन जाती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 किसके इक्वल होता है? तुम्हें याद है हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 अगर मैं लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा? क्या फॉर्मूला? अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, ये फॉर्मूला किया था हमने। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो ये यहाँ पर इसकी जगह आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसी तरह से इसकी जगह पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये प्लस सो ऑन आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En। तो यही ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा। तो प्रूफ एज सच पेपर में नहीं आते हैं, तुम्हें ये लर्न करना है बस। फिर भी अगर समझना चाहो तो प्रूफ समझ सकते हो, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यस मैम। सिद्धार्थ तुम्हें समझ आ गई थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? इसकी चिंता मत करो, सिर्फ ये थ्योरम समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ये होती है, बस ये याद करना है तुम्हें। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेस थ्योरम। तो अभी तक तो इतने सालों में कभी आया नहीं बेटा, देखो प्रूफ इन सब के प्रूफ आने का कोई मतलब नहीं। अब बेस थ्योरम आगे क्या कहती है कि अगर हमें कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑब्लिक A निकालना हो, बाकी सारी चीजें वही है जो ऊपर मैंने लिखी है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑब्लिक A जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है पेपर क्वेश्चन में कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑब्लिक A निकालनी होती है, पर हमें क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक EI निकाल पाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते वहां पर। तो उसके लिए बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑब्लिक A निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कहां से आएगी? ये जो ऊपर मैंने लिखा था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, ये तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक EI इंटू, मैं प्रूफ्स में तुम्हें नहीं लेके जाना चाहती, तुम अदरवाइज घबरा ही जाओगे। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En। ये होती है बेस थ्योरम। ये दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, पर हमारे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे या तो 3 इवेंट्स होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये एन तक तो नहीं जाएगा, 2 3 4 बस इतने इवेंट्स होंगे। ठीक है, थ्योरम समझ में आ गई? यस मैम। सिद्धार्थ तुम्हें थ्योरम समझ में आई? यस सर। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे कि तुम लोग फिर कुछ इसको कर पाओगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एक्सरसाइज 13.3 का। मैंने इसीलिए तुम्हें सबसे पहले 13.4 करा दी थी, क्योंकि 13.3 जो है ये अलग चीज है।
तो an insurance company insured 2000 scooter driver, 2000 scooter driver. $4,000 car drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर्ड किया है. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. The probability of an accident are these respectively. मतलब स्कूटर ड्राइवर की जो probability of accident है, probability of accident, मान लो A represent accident, तो probability of A under the condition, A किसके लिए मैं यूज कर रही हूं? एक्सीडेंट के लिए. अभी मैं ऊपर पूरा लिख दूंगी. तो probability of accident under the condition कि वो स्कूटर ड्राइवर है, वो हमें दे रखी है 0.00, 0.01. इसी तरह से probability of accident under the condition, वो स्कूटर ड्राइवर के बाद क्या है? कार ड्राइवर हो, तो वो हमें दे रखा है 0.03. और probability of accident under the condition वो ट्रक ड्राइवर हो, वो हमें दे रखा है 0.1. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो हमें क्या निकालनी है? probability of, क्या निकालनी है? probability of स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर. अंडर द कंडीशन, कंडीशन क्या है? एक्सीडेंट. किस कंडीशन में निकालनी है probability of scooter driver? एक्सीडेंट. हाँ, तो he meets an accident. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर किया है. उनका इंश्योरेंस किया हुआ है जिसमें 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार के हैं और 6000 ट्रक के हैं. तो अब यहां पर हमारा एक सैंपल स्पेस है. सैंपल स्पेस में कौन लोग हैं? जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया हुआ है. ठीक है, सैंपल स्पेस में कौन लोग हैं? जिन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ. अब इंश्योरेंस कराया तो किस किस तरह के लोग हैं? 3 तरह के लोग दिए हमें कंपनी ने. ठीक है, तो एक तो स्कूटर ड्राइवर है, हम इसको E1 कह सकते हैं. एक कार ड्राइवर है, उसको हम E2 कह सकते हैं. और एक E3 हमने ले लिया, ट्रक ड्राइवर. तो हमने पूरा जो इंश्योर्ड लोग थे इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जो हमें कंपनी ने दिए हैं. तो लेट E1 be the event insured person is scooter driver. तुम खाली लेट E1 be the event स्कूटर ड्राइवर ऐसे भी लिख सकते हो. अभी मैं क्योंकि नया नया तो तुम्हें से समझ नहीं आएगा. E2 be the event insured person is कार ड्राइवर. और E3 be the event insured person is ट्रक ड्राइवर. तो जब भी हमें बेस थ्योरम अप्लाई करनी होती है, सबसे पहले हमें ये E1, E2, E3 जो भी इवेंट्स हैं क्वेश्चन के हिसाब से वो डिफाइन करने हैं. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यस मैम. अब हमें क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 दे रखी है.
probability of accident under the condition insured person is scooter driver, तो वो हमें दे रखी है 0.01, ठीक है। इसी तरह से probability of A/E2 दे रखा है हमें, और ये सब कुछ लिखने का पेपर में मार्क्स होते हैं। probability of A/E3 ये दे रखा है 0.15। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ए जो इवेंट है वो ये कुछ है। ए इवेंट क्या है कि इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट। ए मैंने क्या लिया यहाँ पर, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ, लेट ए बी द इवेंट इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा आ रहा। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर क्या लिया हमने, E1 इवेंट लिया, तो प्रोबेबिलिटी इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर या प्रोबेबिलिटी इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। अंडर द कंडीशन ही मीट्स एन एक्सीडेंट, अंडर द कंडीशन ए हैपेंड। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालनी है, जबकि क्वेश्चन में मुझे A/E1, A/E2 और A/E3 दे रखा है। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो अब E1/A निकालनी है, और जब मुझे ये दे रखी है तो मैं ये वाली बेस थ्योरम यूज कर लूंगी। तो इस बेस थ्योरम के हिसाब से E1/A किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसको रिवर्स कर देते हैं, E1/A को A/E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी A/E1। नीचे जो होता है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब PA है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है। अब यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E2, A/E3 तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 नहीं है। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 निकाल सकती हूँ इस डेटा से? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसके इक्वल होगी, 2000 बाय 12000। टोटल जो है 12,000 लोग हैं, उसमें से 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, तो 2000 अपॉन 12,000। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2/12 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसी तरह से क्या आएगी, 4000 अपॉन 12,000, तो 4000 अपॉन 12,000 1/3 आ जाएगी। और चाहो तो 4/12 भी रख सकते हो, और इसको 2/12 भी रख सकते हो, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर से हमें इन सब जगह फायदा होता है। तो अगर नहीं काटना चाहते तो खाली जीरोस काट दो, या सिर्फ 2 काट देना। इसको 1/6 कर दिया, तो इसको 2/6 कर दो, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इसी तरह से हमें पास क्या आ रही है, 6 अपॉन 12,000, तो ये हो जाएगी 6 अपॉन 12, 6,000 अपॉन 12,000। सिद्धार्थ क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया 3/6। मैं बिल्कुल नहीं काट रही हूँ पूरा पूरा, क्योंकि फिर मेरे को एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल रहा है इसमें। ठीक है। अब ये यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, A/E1। इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने की बात है, एक बार समझ में आ जाता है तो उसके बाद मुश्किल नहीं होती है। और ये क्वेश्चन हर बच्चा पेपर में करके आता है, ये भी मैं बता रही हूँ। इसी तरह से 0.03 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इज 0.15 इंटू 3/6।
अब ये 6 ऊपर भी है, देखो डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 6 है और नीचे भी सारे 6 हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, यस मैम। इसीलिए मैंने वो कॉमन रखा था। तो ऊपर से 0.01 आ जाएगा, जब कॉमन डिनोमिनेटर लिखोगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा पूरे में, तो ये 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.45, तो अब ये यहाँ पर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? अब इसमें अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। यस बेटा, बोलो कुछ डाउट है? 1/52। यस मैम। तुम बताओ जो भी आ रहा है, मैं जो कहोगे लिख दूंगी। 1/52 बन रहा है, हम्म तो यही आंसर होगा। तो अब इसको मतलब पुट करके सिर्फ अगर कॉमन डिनोमिनेटर रखते हो तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। सिर्फ ये शुरू में E1 E2 E3 इवेंट समझने हैं क्या बन रहे हैं और ए इवेंट क्या बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में सारा डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ तुम्हें उसकी लैंग्वेज को समझना सीखना है कि कैसे लैंग्वेज को समझे। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन जितने भी हैं 13-14 क्वेश्चन, ये सारे अच्छे से करने पड़ेंगे। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, इनमें से कोई ना कोई आ जाता है। तो अगर कुछ डाउट है इसमें तो मुझे बताओ, डाउट है तो बोलो, कहीं भी कुछ भी मन में डाउट हो बताओ। क्वेश्चन दोबारा रीड करो, सोल्यूशन दोबारा देखो, कुछ भी डाउट हो पूछो। थ्योरम में डाउट हो तो बताओ। अभी मैं इसका प्रूफ तुम्हें नहीं दे रही, कोई फायदा नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करके, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। तुम्हें ये एक तो याद रखना है कि तुम्हें इस तरह से इवेंट्स लेने हैं कि उसमें पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, और ए एक इवेंट है अदर देन दीज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है इसके इक्वल बनती है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला। और उसके बाद ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला। हाँ बोलो, एनी डाउट? नो मैम।